हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और नाइन्थ के बायोलॉजी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, पारस में तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी पीटीसी जो हम लोग देख रहे हैं को चैप्टर 1 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई क्लास नॉन बायोलॉजी का है। इसके पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देरी न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर, जो देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे चैनल तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वो क्या सर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताएं। कह रहा निम्नलिखित में किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताएं। जैसे क्वेश्चन है कि लाइबोसोम, माइक्रोकोन्ड्रिया, हरित लवण, गुणसूत्र, गौल्जीकरण, रिक्तियाँ, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, इस सभ्य के कहा दो को बताने के लिए, लेकिन हम कुल्हे के बता देते हैं, दो दो पॉइंट बता देते हैं। आपको जैसा लगेगा उस तरीका से आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको दिक्कत तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले से बताया, तो मैंने करके रखा हुआ, टाइपिंग करके रखा हुआ कि आपको कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ ना होवे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं। देखो रहा है, निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रमुख कार्य बताएं। किन्हीं दो प्रमुख, किसी को दो का प्रमुख कार्य बताएं, लेकिन हम सबको बताएंगे आपको। तो चलते हैं, हम बताते हैं। क्वेश्चन पहला करा राइबोसोम। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दूसरा क्या करा, माइक्रोकोन्ड्रिया। ये क्या है? ए में देखिए, इसका 2 पॉइंट लेते हैं। ए, इसके उपस्थिति कोशिका श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए माइक्रोकोन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागिरी कहा जाता है। बी में, यानी कि इसका दूसरा विशेषता है बी, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। इसमें ऊर्जा किसके रूप में रहता है जमा? एटीपी के रूप में जमा रहता है। सी, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। क्रिस्टल के अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ता है। इसके क्रिस्टल के अंदर के झिल्ली के क्षेत्र क्या होता है? बढ़ता है। ये प्रसंख्या इसी का दूसरा था, क्या था? माइक्रोकोन्ड्रिया। तीसरा हम कह रहा हरित लवण। कौन लवण? हरित लवण। हरित लवण के पहला पॉइंट देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। पहला हो गया क्या चीज़? पहला विशेषताएं, पहला कार्य। दूसरा कार्य देखते हैं, क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों के विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट का क्या कार्य, यानी कि हरित अलग अलग काम है। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं तथा भोजन के संश्लेषण के सहायक होते हैं। चलते तीसरा हम कह रहा कोची, चौथा हम कह रहा गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या जो देखते हैं, कह रहा गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत सूचना प्रेरित करती या वाहक करती है। सबसे अच्छा सूचना को क्या करता? वाहक लिख दीजिए, वाहक करना। दूसरा गोल्जी उपकरण क्या है? ए में ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचय, रूपांतरीकरण और पैक का कोशिकाओं के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। दूसरा मुख्य विशेषता है, कोशिका का मुख्य स्रावन अंग यह है। लाइसोसोम एवं प्रोसिक्सोम के निर्माण में मदद करता है। 3 एग्जाम्पल में कोई 2 को आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में कहा 2 को, हम आपको 3 को बताते जा रहे हैं। अगला क्या है जो देखते हैं, लग रहा है रिक्तियाँ रसधानी देके डाल दीजिएगा। पहला में जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य करती है। बी, कोशिका रास में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव से अलग करती है। सी, कुछ ऐसे कोशिका जीवों में विशिष्ट रसधानी कुछ अवशिष्ट पदार्थों को
पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। डी यानी राजधानी का और क्या कार्य है? पादप कोशिकाओं में ये स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। सतमा में कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति के दो तीन विशेषता हम देख लेते हैं। यह कोशिका के निश्चित रूप प्रदान करता है। कौन? कोशिका भित्ति। यह कोशिका सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करता है कोशिका को। तीसरा इसका कार्य, यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। चौथा कार्य, यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला कह रहा है कोशिका झिल्ली क्या? यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह इसका एक निश्चित आकार बनाने में रखने में सहायक करता है। यह कोशिकाओं को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार के अणु से बाहर निकलने में एवं अंदर आने में नियंत्रण करता है। जंतु कोशिकाओं में यह सीनलिया, फैलेजिया, माइक्रोविलाई आदि का निर्माण करता है। कौन? कोशिका भित्ति। एक टाइपिंग में छूट गया था लाइसोसोम, जो कि केवा नंबर पर? 10वां नंबर पर। तो लाइसोसोम क्या? लाइसोसोम का क्या 9वां नंबर पर लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे लिख दीजिएगा आप, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दूसरा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडारण होता है। यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम का क्या होता है? भंडारण करता है। ये आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है जो देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है, कौची कह रहा है सर? तो हम देखिए क्या कह रहा है, जो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा से बाहर हो रहा है लिखा हुआ। तो यह क्या करा है? दूसरा प्रश्न क्या करा जो देखते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिका कोशिका कहा जाता है। किस प्रकार की कोशिका को? उत्तर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। नाभिक मतलब न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होते, या नाभिक नहीं होते, वह नाभिक के न्यूक्लियोइड कहलाता है। नाभिकीय क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहलाता है। इस कोशिका का द्रव के साथ सीधा संपर्क होता है। इसे कोशिका और जानते हैं कि एकदम सिंपल शब्द में लिखें, किसको कहा जाता है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक। कौन कैरोटिक? प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहा जाता है? तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे। प्रोकैरियोटिक किसको कहेंगे? जिस कोशिकाओं में, देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अब देखो देखा केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक किसको? जिसमें झिल्ली युक्त अंग नहीं होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक कहलाता है। यूकैरियोटिक जैसे झिल्ली युक्त अंग पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें केंद्रक पाया जाएगा यूकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा वो केंद्रक पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर? 3 की ओर। 3 में प्रश्न संख्या 3 में क्या करा जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर लिखें। पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं में अंतर लिखने के लिए करा। कौन कोशिका? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखने के लिए करा। तो आपको हम 2-3 तरह से बनाए। यहाँ पर इस तरीका से आप लिख सकते हैं। एक तरफ लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा जी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में निम्नलिखित अंतर है। पहला, एक तरफ लिखिएगा पादप कोशिका, एक तरफ क्या लिखिएगा? जंतु कोशिका लिखिएगा। और इस तरीका से लिखिएगा, कहे जी सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में क्या होती है? सेलुलोज से बनी होती है। जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में लवण यानी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और जंतु कोशिका में लवण नहीं पाए जाते हैं, ये उपस्थित होते हैं। अगला, रिक्तिका बड़ी होती है। पादप कोशिका में रिक्तियाँ बड़ी होती है, और जंतु कोशिका में रिक्तियाँ नहीं होती, यह बहुत छोटी होती है, यानी कि नहीं होती यानी कि छोटी होती है। अगला, चौथा में कह रहा सेंट्रोसोम नहीं पाया होता है। किसमें? पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है, और अगला जंतु में सेंट्रोसोम होता है। अगला, गोल्जी उपकरण
डिक्टियोसोम के रूप में होता है। इसमें गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित के रूप में होता है, यानी कि इसमें कम होता है, इसमें अधिक विकसित होता है। छठा में प्राय आकार में बड़ी होती है और जंतु कोशिका क्या होता है, अपेक्षाकृत आकार में छोटी होती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बोल सर और हम कम में लिखना चाहते हैं तब क्या कर सकते हैं, चलिए कम में आप लिखना चाहते थे इसको भी आप लिख सकते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन को बनाए हुए हैं यहाँ पर, जैसे देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ अंतर, ये तो सॉरी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आ गया, यहाँ तो जंतु कोशिका था और पादप कोशिका में था, तो ये था आपका। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चौथा प्रश्न क्या करा है, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर, यदि कोशिकाओं में गोल्जी न हो तो अंतःद्रव्य जलिकाएं में बने पदार्थों का कोशिका के अंदर व बाहर आवश्यक भागों को स्थानांतरण बंद हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा, जिससे बहुत से एंजाइम व हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, जिससे कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन नहीं होगा। इस सब से कोशिकाओं का जीवन कम हो जाएगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते प्रश्न संख्या कितना 5 की, प्रश्न संख्या 5 क्या करा जो देखते हैं। करा कोशिका के किसी अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होता है। यहीं पर ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि बिजली गृह कहें या कौन गृह कहा जाए, ऊर्जा गृह कहा जाए, ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर अर्थात ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कह रहा जो देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कुछ कोशिकाएं जंतु जैसी अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपनी बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों अच्छा लगेगा वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। करा अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 7, लवक कितने प्रकार के होते हैं एवं इनके क्या कार्य हैं। उत्तर, इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं, मतलब लवण के 3 प्रकार होते हैं। पहला अबनरी लवक या ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, दूसरा बर्नी लवक या क्रोमोप्लास्ट कहते हैं इंग्लिश में, तीसरा हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, तीनों का कार्य देखते हैं। इसके निम्न कार्य है, पहला ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कहने का मतलब कौची, अब निर्लवक। तो ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है और खाद्य संचय का कार्य करता है।
इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। क्रोमोप्लास्ट दूसरा में क्रोमोप्लास्ट है, फूल और बीजों के विभिन्न रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? फूल और बीजों के रंग को प्रदान करना है। तीसरा क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं एवं भोजन संश्लेषण में सहायक होते हैं। कौन दिन योगवा? ध्यान देने योगवा। तो पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी PTC। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जो देखते हैं। करा केंद्रीय झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र का क्या कार्य है? उत्तर, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला में पाए जाने वाले छिद्र का द्वारा केंद्र द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थ का आदान प्रदान होता है। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। कौन लर है तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी PTC। अगला क्वेश्चन क्या करा जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर करा 10, विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है? उत्तर, विसरण दीजिएगा एक तरफ, देखे अब एक तरफ लिखिएगा विसरण लिखिएगा, अति लघु उत्तरी है तो 2 को एग्जाम्पल दीजिए, बहुत है। एक तरफ लिख दीजिएगा विसरण, एक तरफ लिखिएगा कोची परासरण, और लिख दीजिएगा विसरण और परासरण में क्या अंतर है। तो लिखिएगा विसरण परासरण में निम्नलिखित अंतर है। यह क्रिया प्राय पदार्थ के तीनों अवस्थाएं गैस, द्रव और ठोस में होता है। परासरण यह क्रिया केवल द्रव पदार्थों में होता है। इसमें दूसरा विसरण में इसमें अर्धपरागन झिल्ली होना आवश्यक होता है। इसमें क्या हो जाएगा परागन में? इसमें 2 विभिन्न घोलों में मध्य अर्थात परागकण झिल्ली होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और बड़ा से लिखने के लिए और बढ़िया से लिखने के लिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विसरण और परासरण में अंतर। क्या उत्तर लिखेगा? एक तरफ विसरण एक तरफ परासरण लिखिएगा। क्या? विसरण में उच्च सांद्रता के निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करती है। परासरण वर्णन झिल्ली द्वारा जल विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रण को निम्न सांद्रण की तरह गमन करती है। यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। परासरण यह दोनों पदार्थ के सांद्रता को समान कर देता है। ये भी इसमें विसरण में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होता है। यह केवल द्रवित माध्यम में होता है परासरण। इसमें 4 में अपनी सांद्रता के अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थों गति करने के लिए स्वतंत्र है। ये केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र विलयन है। ये आप लिखिएगा कब? दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आप ये लिख सकते हैं। और ये लघु उत्तरी है तो आप ये लघु उत्तरी के लिए भी क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या कितना देखेंगे? 11 क्या करा जो देखेंगे। ग्यारह करा जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है? उत्तर, जीवों में उपयोग पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तथा पहुँचने तथा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान पहुँचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। पदार्थ के परिवहन में कोशिकाओं में मौजूद कोशिका झिल्ली प्रश्न संख्या 11 देखते हैं क्या करा। जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है? उत्तर, जीवों में उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं तथा पहुँचने तथा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुँचने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। पदार्थ के परिवहन में कोशिकाओं में मौजूद कोशिकाओं झिल्ली युक्त भूमिका निभाती है।
यह कार्य विसरण एवं परासरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, जबकि पौधे में अपने मूल रोम जल का अवशोषण परागण द्वारा होता है। अतः जीवों में पदार्थों के परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। क्वेश्चन नंबर चलते हैं कहाँ की ओर? 12 की ओर। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था, मोबाइल से ही शूट कर रहे हैं वीडियो, तो कॉल आ गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा चल गया होगा साउंड इसका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 12 जो देखते हैं। क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिक्स में क्या अंतर है? उत्तर, एक तरफ कोशिका यानी गुणसूत्र, दूसरा तरफ क्रोमैटिक अर्धगुणसूत्र। तो देखते हैं अंतर क्या है। क्रोमोसोम महीन, लंबा तथा एक अत्यधिक कुंडली धागे के रूप में दिखाई देता है, और वो होता है जो क्रोमैटिक्स को है, दो समांतर कुंडलीयुक्त धागे के समान रचना होती है। अगला दूसरा में कह रहा है क्रोमोसोम बेलनाकार होता है, इसमें क्रोमैटिक्स बेलनाकार नहीं होता है। अगला क्रोमोसोम के 3 भाग हैं, पहला एक में पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा क्रोमैटिक्स। इधर पड़ गया, यहाँ दूसरा, ये तीसरा में करा क्रोमैटिक्स के कोई भाग नहीं होते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? तो क्लियर है। पर संख्या चलते हैं कितना? 13 की ओर। करा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? उत्तर हो जाएगा, इसका समानता आकार बड़ा होता है, एक केंद्रीय द्वारा केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, इसमें केंद्रक पाए जाती है। 5 में इसमें झिल्लियाँ से बने कोशिकांग पाए जाते हैं। 6 में इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विधियों से होती है। 7 में इसमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौनटीसी पीटीसी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या जो 14 क्या जो देखते हैं। वायरसों से सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता? तो उत्तर हो जाएगा, झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसके चलते इसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जो देखते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं तथा खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं में मुख्यतः अंतर है। उत्तर, खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं की सतह पर राइबोसोम होता है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं पर राइबोसोम नहीं होता है, ये लिपिडों का स्रावित करता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौनटीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से काम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। यह अति लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर था। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।